हाँ बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में। रेडियो एक्टिव क्षय, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता चुका था रेडियो एक्टिवता के बारे में। रेडियो एक्टिवता क्या होती है? कुछ पदार्थ स्वतः ही किरणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। कुछ कणों का उत्सर्जन करते हैं। इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ कहते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो इसी के आधार पर खोज हो गई थी। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए थे, जिसके आधार पर प्राप्त हुआ कि रेडियो एक्टिव पदार्थ कितने आता है, कैसे होता है। तो रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने अंत में बताया कि रेडियो एक्टिव क्षय एक नहीं होता, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का। उनमें एक नाम आता है, वो होता है अल्फा क्षय। कौन सा क्षय आता है बेटा? अल्फा क्षय। तो नाम से ही पता चल रहा है रेडियो एक्टिव क्षय क्या है? स्वतः ही विखंडित हो जाना। जैसे एग्जांपल ले लें, बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। वो एक तो होते हैं सेल्फ स्टार्ट, उनको चाहे बोलो कि टेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो वो तो होते हैं रेडियो एक्टिव क्षय वाले, रेडियो एक्टिव वाले बच्चे, जिनको अपने को किसी प्रकार का उसमें क्रिया कराने की आवश्यकता नहीं है। वो बिना क्रिया कराए ही क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोलना पड़ेगा भाई टेस्ट है, तब जा करके हाँ टेस्ट है भाई, अब तो तैयारी करनी पड़ेगी, तब करते हैं। और कुछ होते हैं उनमें उत्प्रेरक मिलाना पड़ता है। इस प्रकार से रेडियो एक्टिव क्षय क्या हो गया? जो स्वतः ही किरणों का क्या करता है? उत्सर्जन, या कणों को क्या करता है? उत्सर्जन। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही नाभिकीय क्रियाओं को घटित करते हैं। हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, अन्य का योगदान देने की जरूरत नहीं है। स्वतः ही क्रियाओं को क्या करना है? प्राप्त करना है, स्वतः ही क्रियाओं को संपन्न कराना है। ऐसा कोई पदार्थ हो तो उसे कौन सा पदार्थ कहेंगे? रेडियो एक्टिव पदार्थ। रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने बताया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ कितने प्रकार के कणों को विखंडित करता है, कितने प्रकार की किरणों को निकालता है। तो उसने कहा 3 प्रकार की किरणें निकालता है। बाद में उन्होंने ही, यानी कि रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने बताया कि 3 किरणें नहीं होती, 3 कण होते हैं। एक होता है अपने पास अल्फा कण, एक होता है अपने पास बीटा कण, और तीसरी होती है अपने पास गामा किरण, ठीक बेटा। तो मैं सबसे पहले आपको अल्फा क्षय के बारे में बता रहा हूं। अल्फा क्षय नाम से ही पता चल रहा है, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकले। कौन सा कण निकले? अल्फा कण, ठीक है। और अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। अल्फा कण क्या होता है बेटा? अपने पास हीलियम का नाभिक, और इसे कैसे लिखते हैं अपन? 2He4। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, और इसे क्या लिखा जाता है? 2He4। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने पास जो कण लिया गया है वो अल्फा क्षय में अल्फा कण प्राप्त होगा। कौन सा कण प्राप्त होगा? अल्फा कण। और अल्फा कण प्राप्त होगा, इसका मतलब 2He4 प्राप्त होता है। तो जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, लिखना क्या है? जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण प्राप्त किए जाए, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हो सकता है, उससे अल्फा कण प्राप्त किए जाएं, तो उस अवस्था में होने वाले क्षय को कौन सा क्षय कह देते हैं? अल्फा क्षय। कौन सा क्षय कह देते हैं बेटा? इसको अल्फा क्षय कह देते हैं, ठीक है। अब अल्फा क्षय हो गया। अब अल्फा क्षय की न्यूक्लियर रिएक्शंस लिख के चले, नाभिकीय क्रिया लिख के चले। तो ध्यान से देखें, हम यहाँ एक एग्जांपल के साथ ले रहा हूं। मैंने कोई भी एक न्यूक्लियस लिया है ZXA, कोई भी एक नाभिक लिखा है क्या? ZXA। अब इस नाभिक से हमें कोई क्रिया नहीं करानी, अपने आप ही हमें क्रिया नहीं करानी है, ध्यान करना। अपने आप ही इस ZXA नाभिक से क्या होगा? एक अल्फा कण निकलेगा। कौन सा कण निकलेगा? अल्फा कण। और अल्फा कण का मतलब क्या है? 2He4। अल्फा कण का मतलब क्या है बेटा? कौन सा कण निकला है? क्या निकल रहा है? 2He4। तो 2He4 जब यहां से निकलेगा, तो अब देखो नाभिकीय क्रिया क्या होगी? Z परमाणु क्रमांक है, Z परमाणु क्रमांक में से कितना परमाणु क्रमांक घट चुका है? 2। तो Z में से 2 को हटाने पर क्या बचेगा अपने पास? Z-2। क्या बचेगा? Z-2, ठीक है। अब Z-2 परमाणु क्रमांक बदल गया। क्या बदल गया? परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक बदलने पर तत्व भी बदलेगा, परमाणु भी बदलेगा।
अब परमाणु बदलते यहाँ पे जो नाभिक बन रहा है वो दूसरा नाभिक मान लेते हैं क्या है बेटा, बाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या है, ए, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या है, 4। तो अब द्रव्यमान संख्या क्या बनेगी, a-4। तो ये क्या है, अल्फा 6 की एक नाभिकीय क्रिया है। ये क्या बन गई, अल्फा 6 की नाभिकीय क्रिया। अब प्लस में यहां पर हमेशा क्या लिख दो आप, ऊर्जा। प्लस में हमेशा क्या लिख देते हैं यहां पे, ऊर्जा। एक अल्फा 6 का प्राचलिक उदाहरण है जो सबसे ज्यादा दिया जाता है, वो अल्फा 6 का उदाहरण है यूरेनियम का थोरियम में परिवर्तित होना। कौन सा उदाहरण बेटा, यूरेनियम का किसमें परिवर्तित होना, थोरियम में। तो इसमें लिख देता हूं यूरेनियम का, किसका बेटा, यूरेनियम का, किसमें, थोरियम में। यूरेनियम का थोरियम में परिवर्तित होना। कौन से 6 का, कौन सा 6 हो रहा है यहां पे, ये 2He4। और 2He4 क्या होता है, अल्फा कण। कौन सा कण होता है ये, अल्फा कण। तो यूरेनियम का थोरियम में परिवर्तित होना कौन सा 6 हो रहा है, अल्फा 6। कौन सा 6 बेटा, अल्फा 6 का एक प्राचलिक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, प्राचलिक उदाहरण है, यानी कि जो सबसे ज्यादा दिया जाता है। अब देखें कैसे दिया जाएगा, यूरेनियम लेके चल रहा हूं, 92 यूरेनियम 238। कौन सा एलिमेंट लिया अपन ने, कौन सा नाभिक लिया है, 92 यूरेनियम 238। अब 92 यूरेनियम 238 नाभिक से अल्फा कण निकालना है। अल्फा कण निकालना है, यानी कि क्या निकाल दिया अपन ने, 2He4। अल्फा कण निकालने का तात्पर्य क्या हो गया, हमने कण निकाल दिया, कौन सा, 2He4। अल्फा कण निकाल दिया। अब देखो 92 में से 2 जा चुका है, तो कितना बचा, 90। कितना बचे बेटा, 90। अब यूरेनियम में से, यानी कि 92 में से 2 गया तो 90 बचा। 90 परमाणु क्रमांक किसका होता है, सोचो एक बार, थोरियम का। किसका होता है, थोरियम का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, TH। अब 238 में से कितना जा चुका है, 4। भाई परमाणु क्रमांक चेंज हो गया और द्रव्यमान संख्या भी चेंज हो गई। अब 238 में से 4 गया तो क्या बच गया, 234। और प्लस में क्या मिल जाती है अपने यहाँ पे, ऊर्जा। प्लस में क्या मिल गया यहाँ पे बेटा, ऊर्जा। अब देखो यहाँ एक पॉइंट है, ये जो X होता है, क्या होता है ये, X को पितृनाभिक कहते हैं। X को क्या नाभिक कहा जाता है, पितृनाभिक। और Y को क्या कहा जाता है, पुत्री नाभिक। X को क्या बोलते हैं, पितृनाभिक, और Y को क्या बोलते हैं, पुत्री नाभिक। ठीक है, X को बोलते हैं क्रियाकारक, पितृनाभिक तो है ही, साथ में अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी नाम आ रहा है कि रासायनिक क्रिया जहां संपन्न कराई जाती है जिन कारकों से, जिन नाभिकों से, उसे क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। और क्रिया संपन्न होने के बाद में जो अपने को प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो हमेशा प्रयोग जब किए जाते हैं तो प्रयोगों से प्राप्त हुआ कि क्रियाकारक का द्रव्यमान हमेशा ही उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान से क्या होता है, अधिक होता है। क्रियाकारक का द्रव्यमान उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान से क्या होता है, अधिक। द्रव्यमान में कमी आ रही है किसके में, उत्पाद नाभिकों के में। किसके द्रव्यमान में कमी आ रही है, उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान में क्या आती है, कमी। तो ये जो उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान में कमी आती है, इस कमी को, जो उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान की कमी है, इस कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कौन सी क्षति कहते हैं बेटा, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, तो यहां द्रव्यमान क्षति का मान निकालें तो द्रव्यमान क्षति को अपन लिख देते हैं किससे, डेल्टा एम से। किससे लिख देते बेटा, डेल्टा एम से। अब क्रियाकारक क्या है, देखो यहाँ पे X केवल एक नाभिक है, केवल कितने नाभिक है, एक, जो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, अपने आप ही विखंडित हो रहा है। क्रिया करने का तात्पर्य अपने आप ही क्या हो रहा है, ये विखंडित। तो डेल्टा एम अपन क्या लिखेंगे, mx, यानी कि X नाभिक का द्रव्यमान। इसमें से घटा दिया जाएगा किसको, कम वाले को। कम वाला किसका द्रव्यमान है, उत्पादों का। उत्पाद 2 बन रहे हैं, दोनों के दोनों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और आगे वाले में से, क्रियाकारक में से घटा दिया जाएगा। तो माइनस में क्या लिखेंगे अपन, एम अल्फा लिखो पहले आप, ऐसे लिख के एम क्या लिख देते हैं, अल्फा, और प्लस में क्या कर दिया अपन ने, एम बाई, कोष्टक लगा दिया। ये तो क्या बन गया अपने पास, ये mx क्या है, क्रियाकारक का द्रव्यमान, और ये क्या है, उत्पादों के द्रव्यमान का योग। ये क्या है बेटा, क्रियाकारक का द्रव्यमान, और ये क्या है, उत्पादों के द्रव्यमान का योग। तो क्रियाकारक में से किसके द्रव्यमान को घटा दिया गया है,
उत्पाद के द्रव्यमान को जो भी कमी आती है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। क्या बोलते हैं बेटा, द्रव्यमान क्षति। तो डेल्टा एम बराबर क्या आ गया, देखो एम एक्स माइनस एम एल पर माइनस का क्या बन गया, एम बाई। अब आ जाते हैं आइंस्टीन के अनुसार, कौन सा वैज्ञानिक था बेटा, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन वैज्ञानिक के अनुसार द्रव्यमान में जो ये कमी आती है किस में बदल जाती है, ऊर्जा में। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से, किसके द्वारा, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध के द्वारा। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध क्या था, ध्यान करो, E बराबर एम सी स्क्वायर। क्या होता था, E बराबर एम सी स्क्वायर। तो यहां लिख देता हूं आइंस्टीन के अनुसार। कौन सा वैज्ञानिक बेटा, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन के अनुसार, अब आइंस्टीन के अनुसार बात करके चलेंगे तो डेल्टा E बराबर क्या बन गया बेटा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। भाई E बराबर एम सी स्क्वायर है, हमने डेल्टा क्यों लिया, कंप्लीट द्रव्यमान लेंगे तो कंप्लीट ऊर्जा में परिवर्तन, अल्प द्रव्यमान लेंगे तो अल्प ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो ये डेल्टा E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर आ गया। अब यहां से डेल्टा एम का मान रख दिया जाए तो डेल्टा E बराबर क्या आ गया अपने पास, एम एक्स माइनस एम एल्फा माइनस एम बाई, और इनटू में क्या आ गया अपने पास बेटा, सी स्क्वायर। माना कि नहीं आ गया। तो ये क्या होता है अपने पास, नाभिकीय ऊर्जा से, वो नाभिकीय क्रिया से प्राप्त ऊर्जा का मान, जिसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा, ठीक है। अब बंधन ऊर्जा कह दिया। अब बंधन ऊर्जा के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि कोई भी जो रिएक्शन अपन काम में लेते हैं, चाहे वो नाभिकीय क्रिया हो, चाहे वो रासायनिक क्रिया हो, चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार की क्रिया हो, प्रत्येक क्रिया के अंदर जो भी हम क्रिया काम में लेते हैं, प्रत्येक क्रिया के अंदर द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, यानी कि जितने भी संरक्षण नियम होते हैं सबका पालन किया जाता है। समझ में आ रही बात, जितने भी संरक्षण के नियम है सबका क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। तो यहां पर इसमें द्रव्यमान संरक्षण और आवेश संरक्षण का पालन तो हम देख चुके हैं, देखा नहीं देखा भाई। द्रव्यमान संरक्षण यानी ए का मान इधर जोड़ा जाए क्रिया कारक में, टोटल द्रव्यमान संख्या क्या है, ए, और उत्पाद की टोटल द्रव्यमान संख्या जोड़ी जाए तो भी कितनी आनी चाहिए, ए, यानी कि LHS का द्रव्यमान बराबर RHS का द्रव्यमान। अब जोड़े देखो, इधर तो ए है ही, इधर 4 प्लस ए माइनस 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा, ए बचेगा। तो ये कौन सा संरक्षण हो गया है, द्रव्यमान संरक्षण। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आवेश संरक्षण की। आवेश किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसके द्रव्यमान, वो सॉरी परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो परमाणु क्रमांक कितना है, जेड का मान किसके बराबर, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। यानी कि अपने पास जेड का संरक्षण हुआ, जेड का मान बराबर हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ। तो इसका तात्पर्य आपको समझ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका तात्पर्य हो जाएगा कि हमारा आवेश संरक्षण का पालन हो रहा है। लेकिन आगे आता है संवेग संरक्षण। क्या आता है बेटा, संवेग संरक्षण। यहाँ पे एक लाइन तो ये है कि नाभिकीय क्रिया, यहाँ पे जो लिखने वाली हूं अभी आपको बताऊंगा कहां पे क्या क्या चीज लिखनी है अपने को, वो प्रत्येक स्टेप पे लिखना है। तो नाभिकीय क्रिया द्रव्यमान और आवेश संरक्षण के साथ साथ संवेग संरक्षण का नियम पालन करती है। तब इसकी गतिज ऊर्जा का मान, कौन सी ऊर्जा का मान बेटा, गतिज ऊर्जा का मान। अब देखो जैसे अपन प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्राप्तांक बटे कुल अंक और गुणा में 100। कुल कितना होता है, 100 तो होता है 100% का। तो प्राप्तांक यानी कि जो मान अपने पास बचा हुआ है, जो मान अपने पास आया हुआ है, आया हुआ मान कितना है एलिमेंट का, a-4 कितना आया हुआ है भाई, 2He4 तो निकल चुका है, ये तो अल्फा कण उत्सर्जित हो चुका है। अब बचा कितना है, a-4, तो द्रव्यमान में परिवर्तन करके बचा हुआ मान कितना है, a-4 बटे कुल, स्टार्टिंग में कुल अमाउंट कितना अपने पास, a है ना। तो गतिज ऊर्जा क्या है, a-4 बटे a, इंटू में कुल ऊर्जा, इंटू में क्या कर दी जाए, कुल ऊर्जा। तो ये क्या आती है अपने पास, गतिज ऊर्जा का मान। ये किसका मान हो जाता है, गतिज ऊर्जा का मान, ठीक है। तो अब मैं वापस से अल्फा 6 पे स्टार्टिंग से, अब आपको लिखना क्या और कैसे, वो चीज समझ लीजिए आप। तो अल्फा 6 हेडिंग हो जाएगा। अल्फा 6 में क्या हो गया,
जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कणों को प्राप्त किया जाता है। क्या लिखना है? जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कणों को प्राप्त किया जाता है तो वहां अल्फा क्षय होता है। कौन सा क्षय होता है बेटा? अल्फा क्षय। अल्फा क्षय होने पर, कौन सा क्षय होने पे? अल्फा क्षय होने पे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। अल्फा क्षय होने पे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। परमाणु क्रमांक में कितने से 2 की कमी आती है और द्रव्यमान संख्या में कितने की? 4 की कमी आती है। समझ में क्या लिखना है? जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा कण प्राप्त किए जाते हैं तो वहां अल्फा क्षय होता है। अल्फा क्षय में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर बात मेरी? ठीक है। यहां परमाणु क्रमांक में कितने से? 2 से और द्रव्यमान संख्या में कितने से? 4 से कमी आती है। अल्फा क्षय की नाभिकीय क्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो नाभिकीय क्रिया में ये दोनों लाइन आपकी आ जाएगी। ठीक है। कौन कौन सी? एक तो आपकी ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है, देखो ये लिखा ऊपर एग्जांपल के साथ। तो एक तो रिएक्शन ये आ जाएगी आपकी नाभिकीय क्रिया में और दूसरा इसका एग्जांपल लिखना चाहती है। इसके बाद यहां पर प्रिय भाषा लिखनी है। इसके बाद इस ऊर्जा के लिए, द्रव्यमान क्षति के लिए क्या लिखना है कि यहां x को या क्रियाकारक को कौन सा नाभिक कहते हैं? पितृनाभिक। x को या क्रियाकारक को कौन सा नाभिक कहते हैं बेटा? पितृनाभिक। तथा y को या उत्पाद को कौन सा नाभिक कहेंगे? पुत्री नाभिक। x को क्रियाकारक नाभिक और y को पुत्री नाभिक कहते हैं। ठीक बेटा। क्रियाकारकों का द्रव्यमान हमेशा उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान से अधिक होता है। क्रियाकारक का द्रव्यमान हमेशा ही उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान से कैसा होगा? अधिक होगा। क्रियाकारक का द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान से क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर बात? उत्पादों के द्रव्यमान में आई हुई है कमी। किसके द्रव्यमान में कमी आ रही है बेटा? उत्पाद के में। तो उत्पादों के द्रव्यमान में आई हुई है कमी आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तब उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान में आई कमी या नाभिकीय क्रिया में द्रव्यमान में आई हुई कमी का मान सीधा सीधा यहां से लेकर यहां तक उतर जाएगा। इसके बाद यहां पे लिखना है। इसे उतारने के बाद क्या लिखना है आपको? देखो कि नाभिकीय क्रिया, कौन सी क्रिया हो रही है? नाभिकीय क्रिया आवेश संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण के साथ साथ संवेग संरक्षण के नियम का पालन भी करती है। आवेश संरक्षण का करेगी, द्रव्यमान संरक्षण का करेगी और इसके साथ साथ कौन सा संरक्षण करेगी? संवेग संरक्षण के नियम का पालन भी करती है। तब संवेग संरक्षण का पालन कर दिया, तब उत्सर्जित अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान या प्राप्त नाभिकीय क्रिया से प्राप्त गतिज ऊर्जा का मान, उसका सूत्र है। ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले मेरा ये अल्फा क्षय है। अगले वीडियो में हम डालेंगे बीटा क्षय और उसके अगले में फिर गामा क्षय। ठीक बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब अगला एक पॉइंट, मान लो कई बार आपको पता ना चले कि वीडियो अपलोड हो जाता है, लिंक ग्रुप वगैरह नहीं शेयर किया जाए, तो आप ऐसा करना, चैनल को देख लेना एक बार, सब्सक्राइब करने का अगर जरूरत रही हो तो कर लेना। बचाओ आपकी मर्जी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, कौन कौन सा अपडेट किया जाएगा। ठीक है। और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मास्क लगा के रहें, पढ़ते रहें। इस वीडियो में इतना ही है।